करते हैं। आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की अहम जीत पर सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी। बैठक के दौरान सांसदों ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की विकासवादी नीतियों का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार की ये जीत केवल एनडीए की जीत नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास की जीत है। हमें और अधिक समर्पण के साथ जनता की सेवा करनी है। बैठक में भविष्य की रणनीतियों और विभिन्न विकास योजनाओं को और भी प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प ले और इसी के साथ बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सांसदों ने विश्वास जताया कि एनडीए आने वाले समय में देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से आजाद कराने के लिए सरकार और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ में नक्सलियों को लगातार ढेर किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। और इसी के तहत सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर कुल 2.95 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और इनमें माओवादियों के केंद्रीय कमेटी का सदस्य रामधेर भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक इन नक्सलियों ने सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले 2 सालों में सेनाओं ने नक्सलवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आज सीसी रामधर अपने साथी एमसीसी सदस्यों के साथ पुनर्वास कर रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इन सदस्यों पर कई इनाम थे और उन्होंने आज सरेंडर कर दिया। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ
बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक एक बता रहा हूं। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई देश के 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मंगलवार सुबह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इंडिगो की कई फ्लाइट्स में देरी और अचानक कैंसिलेशन के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल्स 2 और 3 पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई। फ्लाइट्स रुकावट और लगातार कैंसिलेशन के कारण यात्री घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई उड़ानों में देरी दर्ज की गई। यात्री सुबह से ही काउंटरों पर जानकारी के लिए भटकते नजर आए। देश के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन से यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। एयरलाइन की ओर से जल्द ही सामान्य संचालन शुरू करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन तब तक यात्रियों को इंतजार और असुविधा लगातार झेलनी पड़ रही है। तो अलग अलग जगहों से फ्लाइट्स कैंसिलेशन की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी नजर आ रही है। ये कैंसिलेशन और देरी का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। यात्री परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उसके साथ ही अधिकारियों की तरफ से बयान जारी किया गया है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि यात्री इसे लेकर ज्यादा परेशान ना हो, जल्द ही स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसे लेकर मामला अदालत तक भी गया, लेकिन न्यायालय की तरफ से कहा गया कि इस फैसले पर अभी फिलहाल जवाब देना या इसे केस लेना कोई जरूरी नहीं है। स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस पूरे चीजों पर नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ ट्रेनों का संचालन भी बढ़ा दिया गया है ताकि जो यात्री फ्लाइट से सफर करने वाले हैं उन्हें अब रेल की सुविधा दी जाए। कई स्पेशल ट्रेनें भी इसी वजह से चलाई जा रही है ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम भारत की बात करें, देश की बात करें, तो अलग अलग जगहों से तस्वीर ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति लगातार ऐसी ही बनती नजर आ रही है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परेशान यात्री हो रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह एक बार फिर जहरीली धुंध की चादर देखने को मिली। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच गई। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास घनी धुंध छाई रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक यहां AQI 255 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। कम विजिबिलिटी के कारण सुबह की आवाजाही पर भी असर देखा गया। अक्षरधाम इलाके की तस्वीरें भी चिंताजनक रही। सीपीसीबी के अनुसार यहां AQI 319 पहुंचा, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में है और इस स्तर पर लंबे समय तक खुली हवा में रहना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक ITO भी धुंध से घिरा रहा। यहां AQI 294 रिकॉर्ड किया गया, जिसे सीपीसीबी खराब श्रेणी में रखता है। वाहनों की भारी संख्या के बीच प्रदूषण का स्तर और अधिक महसूस किया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आनंद विहार भी शामिल है। यहाँ AQI 319 दर्ज हुआ, यानी बहुत ही खराब स्तर। ये इलाका हर साल उच्च प्रदूषण स्तर के लिए कुख्यात रहा है और आज भी हालात गंभीर ही दिखे। कुल मिलाकर दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता बेहद ही चिंताजनक स्तर पर है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को घर से बाहर कम निकलने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। और दिल्ली से बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के लिए काम तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधारों पर ध्यान देना जरूरी है। पीएम ने यह भी कहा कि कानून जनता की मदद करने के लिए होनी चाहिए। सांसदों से युवाओं से जुड़ने का आग्रह भी किया गया। रिजिजू ने पीएम के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया और बैठक को बेहद ही सफल बताया। पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार के जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दादरा और नागर हवेली के दादरा इंडस्ट्रियल इलाके से बड़ी खबर है, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अग्निशमन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अमृत लाल ने बताया कि रात करीबन 10:14 पर आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर रवाना हो गया। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखे। अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा रहा है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये जो लीजा इंडस्ट्रीज दादरा स्थित है, करीबन 10:14 के आसपास हमें फायर इंसिडेंट का कॉल मिला था और जैसे ही कॉल मिला घटनास्थल पर हमारे जो कर्तव्य पर तैनात कर्मचारी गाड़ी लेके निकल गए और स्पॉट पर आने के बाद फायर की जो इंटेंसिटी देखते हुए आसपास के सारे इंडस्ट्रीज जिसके पास जो फायर टेंडर है, इनके अलावा वापी, सरीगाम, दमन, वापी नगर पालिका, सारी नेबरिंग जो एजेंसी थी उनकी गाड़ियों को हमने बुलाया है। अभी तक जो बगल वाला जो बिल्डिंग था उसमें हमने कंट्रोल पा लिया है। इसके जो लीजा इंडस्ट्रीज है वो पूरी इंडस्ट्रीज फायर में इन्वॉल्व है। फायर फाइटिंग का ऑपरेशन काम चालू है। जहां तक अभी तक जो पता चला है, उनके जो एम्प्लॉय उनसे पता चला है तो कोई इंजरी या कोई कैजुअलिटी की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। ये जो लीजा इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार पर वादे न निभाने और किसानों को राहत देने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केरल से बड़ी खबर, जहां स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य के सभी जिलों में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान कर रही है और इस चुनाव में 3 प्रमुख राजनीतिक गठबंधन सक्रिय है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पूरी ताकत से अपनी उम्मीदवारों का प्रचार कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ भी हर जिले में वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगी है। वहीं सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ भी मजबूत मुकाबले के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर रही है।
चुनाव अधिकारी सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिले में अनंतनाग के मटन के जंगल इलाके में छापेमारी की। यह कार्रवाई संदिग्धों और संभावित सबूतों की जांच के लिए की गई है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। एनआईए के अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छापे के दौरान अभी तक किसी की गिरफ्तारी या जब्ती की जानकारी नहीं मिली है। जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और यह खबर कन्याकुमारी से है। बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस विधान समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार की अगुवाई में सदाकातु में कांग्रेस राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केक काटने की सेरेमनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आर्थिक और कल्याणकारी सहायता भी प्रदान की गई। इसके साथ किल्लीयूर निर्वाचन क्षेत्र में 100 से अधिक मरीजों को मुफ्त मेडिकल सहायता दी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता के कल्याण और सेवा भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गए। मौके पर स्थानीय लोग, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समर्थन देना बताया गया है। और यह खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां 3 युवा संगठनों IYFA, APIYO और ANYO ने ईटानगर कैपिटल रीजन में 12 घंटे का गैर कानूनी बंद लागू किया। इन संगठन ने बंद के दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नाहर लागुन में कथित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की। इसके अलावा कथित अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की भी मांग उठाई गई। संगठनों ने साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। बंद के कारण क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां ठप रही और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है। और अब ठंड को लेकर जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर है वो दिखाने जा रहे हैं। मौसम की बड़ी अपडेट है। घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान -3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 13 से 15 दिसंबर के दौरान उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी से स्थानीय जीवन, परिवहन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की लगातार निगरानी जारी है और इसके साथ ही पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, लोग ठंड का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और श्रीनगर के लिए यह आम बात है। लेकिन इस दौरान जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी मनमोहक नजर आ रही है। और संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान टीएमसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। नेताओं ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लेकर संसद परिसर में मौन विरोध किया। टीएमसी का कहना है कि यह प्रदर्शन सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने संसद परिसर में व्यवस्था कड़ी कर दी। मौन विरोध में नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश की। संसद में जारी सत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी नजर आई है। और झारखंड से भी कुछ तस्वीर ऐसी ही नजर आई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठाना था। एनडीए नेताओं ने अवैध खनन और उसके प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। विरोध में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारी
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके और इस प्रदर्शन में किसी भी तरह की कोई भी अमानवीय घटना ना हो। एनडीए ने कहा कि यह प्रदर्शन जनता की समस्याओं और राज्य में सुधार की आवश्यकता को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है जहां सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन है। मांग की जा रही है कि जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है बिल्कुल सही नहीं है और इस पर सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के साथ भलसबा और जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हाउसिंग फ्लैट्स का निरीक्षण करना था। मुख्यमंत्री और मंत्री ने फ्लैट्स के निर्माण गुणवत्ता और आवासीय सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवास परियोजनाओं में सुधार और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर भी चर्चा की। स्थानीय निवासियों से बातचीत की गई, उनकी समस्याओं को सुना गया और सुझाव को जाना गया। अधिकारियों ने आवश्यक सुधारों और रखरखाव के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ये दौरा ईडब्ल्यूएस समुदाय को बेहतर आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।